अरे आप सभी जानते हैं कि जो भी भोज्य पदार्थ हैं उसमें जल के अणु अवश्य मौजूद रहते हैं और जल के अणु वैद्युतद्युध्रु के भांति कार्य करते हैं। और माइक्रोवेव ओवन में एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। इस परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो जल के अणु होते हैं वे लगातार घूर्णन करने लगते हैं और इनके घूर्णन से एक ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे भोज्य पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप भोजन पक जाता है। बच्चों, लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि आखिर ये जो जल का अणु है या कह सकते हैं कि वैद्युतद्युध्रु है, ये घूमता कैसे है? कौन इसे घुमाता है या इसके ऊपर घुमाने के लिए कौन सा बलाघूर लगता है, कितना बलाघूर लगता है? ये बात आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे, सीखेंगे और इसी के आधार पे आप इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए इसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, आपके सामने एक वैद्युतद्युध्रु है। इस वैद्युतद्युध्रु का नाम AB है। इस वैद्युतद्युध्रु पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। जैसे कि बिंदु A पर ऋणावेश, बिंदु B पर उतना ही धनावेश और A और B के बीच की दूरी 2a है, जो कि बहुत ही छोटी दूरी है। बच्चों, ये जो वैद्युतद्युध्रु है, इसके सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए एक भौतिक राशि है। इस भौतिक राशि का नाम है वैद्युतद्युध्रु का आघूर्ण। और वैद्युतद्युध्रु का आघूर्ण को हम P से व्यक्त कर रहे हैं, वेक्टर P से व्यक्त कर रहे हैं और इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। बच्चों, ये वैद्युतद्युध्रु एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में, जो कि आपको समानांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित है, उसमें रख दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि समानांतर रेखाएं हैं क्या? दरअसल ये समानांतर रेखाएं बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। चूंकि इन सबकी दिशाएं एक तरफ हैं और इनके बीच की दूरियां भी बराबर हैं, इसलिए ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ऐसे ही एक समान विद्युत क्षेत्र में ये हमारा वैद्युतद्युध्रु रखा हुआ है। लेकिन आप ध्यान दें कि ये जो वैद्युतद्युध्रु है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। अब जैसे ही वैद्युतद्युध्रु को आप रखेंगे, आइए जरा समझते हैं इस पर क्या होगा। बच्चों, आपको यह बताया गया है कि जब भी कोई आवेश किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है, तो वह विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर एक बल लगाता है और उस बल का फॉर्मूला है F = Q × E। ये तो बल का फॉर्मूला हो गया। दिशा कैसे निकालेंगे? वैद्युत बल की दिशा वही होगी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, बशर्ते कि आवेश धनात्मक हो। यानी धनात्मक आवेश के लिए बल की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की ही दिशा होगी, और ऋणात्मक आवेश के लिए बल की दिशा, ऋणात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। देखिए, इस वैद्युतद्युध्रु को हम 1 मिनट के लिए 2 अलग अलग बिंदु आवेश मान सकते हैं, मान रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो बिंदु B है, इस पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है Q, और ये बिंदु आवेश, धनात्मक बिंदु आवेश बाह्य विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। तो इस धनावेश पर एक बाह्य बल लगने लगेगा। इस बाह्य बल का फार्मूला होगा QE, और इस बल की दिशा वही होगी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, क्योंकि ये आवेश धनात्मक है। अब आते हैं हम वैद्युतद्युध्रु के दूसरे सिरे पे। वैद्युतद्युध्रु के दूसरे सिरे पर बिंदु A है, इस पर ऋणावेश रखा हुआ है। ये ऋणावेश भी इसी विद्युत क्षेत्र में मौजूद है। निश्चित रूप से इस ऋणावेश पर भी बल लगेगा, लेकिन और बल उतना ही लगेगा, अर्थात QE ही लगेगा। लेकिन इस बार जो बल की दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। ऐसा इसलिए कि आवेश यहाँ पर ऋणात्मक है। बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो इस वैद्युतद्युध्रु के एक सिरे पर QE बल लग रहा है दाहिनी तरफ, दूसरे सिरे पर भी उतना ही बल लग रहा है QE, लेकिन वो बाईं तरफ लग रहा है। अब सपोज कीजिए ये कोई वैद्युतद्युध्रु है और इस सिरे को आप आगे की तरफ खींच रहे हैं, इस सिरे को आप पीछे की तरफ बाएं साइड में खींच रहे हैं,
तो आप देखेंगे इन दोनों बलों के प्रभाव में ये वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से घूम जाएगा, इस तरह से घूम जाएगा। अर्थात यह दोनों बल मिल करके, यानी ये दोनों बलयुग्म, ये बलों का जोड़ा है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बलयुग्म, ये दोनों बल मिल करके इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा देंगे। किधर घुमाएंगे? जी हाँ, ये दोनों बल मिल करके इस वैद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही घुमाएंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र उस पर एक बलयुग्म आरोपित करता है और इस बलयुग्म के आघूर्ण से वह वैद्युत द्विध्रुव बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित हो जाता है। देखिए, यह वैद्युत द्विध्रुव बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण घूम जाएगा और घूम के बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित हो जाएगा, अर्थात उसी के समानांतर हो जाएगा। ये तो रहा कंसेप्ट। अब इसी बात को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे कि आखिर ये बलयुग्म जो लग रहा है इसका आघूर्ण कितना है। बच्चों, एक चीज ये ध्यान रखिए, जब जब इसे आप किसी कोण पर घुमाएंगे तब तब ये बलयुग्म लगेगा और हर बार यह बलयुग्म इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित करेगा। इसीलिए इस बलयुग्म के आघूर्ण को हम प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण भी बोलते हैं। प्रत्यानयन इसलिए कि बार बार ये जो बलयुग्म है ये इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो आइए अब जरा हम डेरिवेशन देख लें। द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण का सूत्र आप जानते हैं, कक्षा 11 में बताया गया है, बल गुणे लंबवत दूरी। ये दोनों बलों में से कोई एक बल आप लेंगे और लंबवत दूरी किसके बीच की लंबवत दूरी? ये जो दोनों बल लग रहे हैं, जिन बिंदुओं पर लग रहे हैं, उन बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। बच्चों, अगर आप ध्यान दें, धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की क्रिया रेखा ये है और ऋणात्मक आवेश पर लगने वाले बल की क्रिया रेखा ये है। इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये B से लेकर के C तक है, अर्थात BC एक लंबवत दूरी है। लंबवत दूरी को हम इस त्रिभुज ABC में हमने जो है त्रिकोणमिति की सहायता से इससे हमने BC की वैल्यू को ज्ञात कर लिया है। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपका AB विकर्ण है, विकर्ण का मान 2a है और ये लंब BC लंब है और साइन थीटा की सहायता से हम लंब बटे कर्ण का सूत्र का इस्तेमाल करके हम BC की वैल्यू 2a साइन थीटा निकाल सकते हैं। इस प्रकार द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण को हम व्यक्त करेंगे एक लेटर टाउ से और ये बल हो जाएगा आपका QE और लंबवत दूरी हो जाएगी आपकी 2a साइन थीटा। अब 2QA को एक साथ ले लीजिए, E को छोड़ दीजिए, E साइन थीटा। 2QA को आप एक पास कर दीजिए। इसका लेने के पीछे की वजह आप जानते हैं। बच्चों, 2QA आपको अच्छी तरह से याद है, ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है और इसे आप P से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ये फाइनली फार्मूला हो जाता है टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। बलयुग्म का जो आघूर्ण है इसका जो ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसी बात को हम वेक्टर नोटेशन में भी लिख सकते हैं। आपको A क्रॉस B का फार्मूला याद आ रहा होगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। तो इसी आधार पर हम लिख सकते हैं वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। और इसकी दिशा निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। हम अपनी चारों उंगलियों को वेक्टर P की तरफ से वेक्टर E की तरफ मोड़ने का कोशिश करेंगे। जो अंगूठे की दिशा होगी वही हमारे वेक्टर टाउ की दिशा होगी। ये देखिए, हमारी उंगलियां P से E की तरफ घूम रही हैं तो ये अंगूठा हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बलयुग्म के आघूर्ण का जो दिशा होगा वो इनटू द पेज, यानी इस पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर को हम नाम देते हैं इनटू द पेज। तो ये रहा बच्चों ये फॉर्मूला जिसको कि हम निकालने के लिए आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। यही वो बलयुग्म का आघूर्ण है जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगाया जाता है, जिससे कि ये वैद्युत द्विध्रुव अपने अगर किसी कोण पर स्थित है तो ये घूम जाता है
घूर्णन करने लगता है और फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस देख लीजिए। मान लीजिए कि ये वैद्युत द्विध्रुव पहले से ही विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित है। इस स्थिति में क्या होगा, ये जो कोण बनेगा ये कोण शून्य होगा, थीटा की वैल्यू शून्य होगी। और आप यहाँ के से देख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री रखी जाए तो टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी। अर्थात अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव पहले से ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित है तो विद्युत क्षेत्र उस पर कोई बलाघूर्ण नहीं लगाएगा। लेकिन दूसरी स्थिति, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, अर्थात यह जो वैद्युत द्विध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री हो जाए, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में थीटा की वैल्यू अगर आप 90 डिग्री रखें तो टाउ की वैल्यू पीई होगी जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। अर्थात यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव बाह्य विद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण पर स्थित है तो उस पर लगने वाला बलून का आघूर्ण सबसे ज्यादा लगेगा। ये विद्युत क्षेत्र उसको सबसे ज्यादा बलाघूर्ण लगा करके घुमाने का प्रयत्न करेगा और जो बलाघूर्ण लगाएगा उसका फार्मूला होगा P × E। इससे ज्यादा बलाघूर्ण विद्युत क्षेत्र इस वैद्युत द्विध्रुव पर नहीं लगा सकता है। तीसरी स्थिति, अभी अभी आपने देखा कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से एंटी पैरेलल हो, इस तरह हो। इस स्थिति में भी अगर आप ध्यान दें तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखने पर साइन 180 की डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक बार फिर टाउ का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि दो स्थितियां हमारे सामने बन रही हैं जब बलाघूर्ण नहीं लगेगा। एक, जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित हो, पहला तो कोई बलाघूर्ण नहीं लगेगा। दूसरा, यदि वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में संरेखित हो अर्थात एंटी पैरेलल हो, उस स्थिति में भी वो वैद्युत क्षेत्र उस पर कोई बलाघूर्ण नहीं लगाता है। बच्चों अब आप एक दो केस और देख लीजिए। ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आप देख रहे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव पर आप देखिए कि ऋणावेश पर बल लग रहा है QE और धनावेश पर भी बल लग रहा है QE, लेकिन दोनों बल बराबर और विपरीत हैं। और इस प्रकार से यदि कोई आपसे पूछे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है तो उस पर नेट बल कितना लगता है, तो चूंकि बल बराबर और विपरीत हैं इसलिए नेट बल 0 हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि विद्युत क्षेत्र एक समान है तो नेट बल 0 हो जाएगा। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र परिवर्ती है, परिवर्ती का मतलब कि ये जो विद्युत क्षेत्र हम दिखा रहे हैं इसकी दिशाएं अलग हैं, इसके परिमाण अलग हैं, तो फिर ये इस ऋण आवेश और धन आवेश पर लगने वाले बल बराबर और विपरीत नहीं होंगे और तब नेट बल 0 नहीं होगा। तो इस प्रकार अब हम आते हैं उसी उदाहरण से जिससे कि हमने अपनी बात शुरू किया था, माइक्रोवेव ओवन की। माइक्रोवेव ओवन में जब कोई भोज्य पदार्थ डाला जाता है तो उस भोज्य पदार्थ में जो जल के अणु उपस्थित होते हैं वो जल के अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण घूर्णन करने लगते हैं। देखिए यही वो बलाघूर्ण है जो उन जल के अणुओं को घूर्णन कराता है। इससे ये जल के अणु घूमने लगते हैं और आपको आश्चर्य होगा कि इनके घूर्णन से इतनी ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा पैदा होती है कि वो भोज्य पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है और भोज्य पदार्थ पक जाता है। यहीं से अपनी बात मैंने शुरू किया था बच्चों।